हेलो मेरे पर बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। तो आज की यह वीडियो रामबाण है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाएंगे जो आज हम देखेंगे, और 2 नंबर में जो पूछे जाएंगे भैया उनको हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो वीवीआई टॉपिक करके जो एक प्लेलिस्ट बनाया वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके विगत ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 100 में 100% आपको ये दिखाई पड़ेंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया कोई बहानेबाजी नहीं, अब तो बहाना करना ही नहीं है कि टाइम नहीं बचा। टाइम कहाँ है? अभी इतना टाइम है कि अगर आप 100% उस टाइम को भाई जितना टाइम बचा है उसमें अपना 100% लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, कोई बहानेबाजी नहीं। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों बिना किसी देरी के। चलिए भैया शुरुआत करते हैं एक मजेदार क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसका मोललता से संबंध, और एक जो पूछता है कि हिमांक में अवनमन क्या है और इसका भी मोललता से संबंध। तो दोनों में बच्चों एक तो डेफिनेटली 100% श्योर है पूछता है। ठीक, याद रखना भैया। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसका मोललता से क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले भैया हम समझ लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखिए क्वथनांक का मतलब समझ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। जैसे मान लेते हैं बबुआ कि कोई विलायक है, क्या है रसगुल्लों? कोई विलायक है, विलायक लाइक दैट, मान लेते हैं पानी है, जल है। जब इस भाई पानी में कोई हम बाहर से कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दें, जैसे में भैया यूरिया, ठीक, जैसे यूरिया ले लेते हैं, ठीक, या फिर इसी में ग्लूकोज या इसी में कोई शर्करा, तो ये वैद्युत अनपघट्य हैं। ठीक, यानी जल में ये आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, जल में ये वियोजित नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए तो इस विलायक का बबुआ क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा, अब चाहे वो 1 डिग्री बढ़ जाए, चाहे 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहे बढ़ जाए, 2 डिग्री बढ़ जाए, तो जो भी क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है ना उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। भैया क्वथनांक में वृद्धि का मतलब ही क्वथनांक में उन्नयन है। तो आई बात समझ में बबुआ? क्या बताया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, भाई वैद्युत अनपघट्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो घोल होता है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी ये अपघटित नहीं होते हैं। लेकिन अगर जैसे यहीं पर नमक का घोल होता तो भैया धारा प्रवाहित करते तो Na+ में टूट जाता, Cl- में टूट जाता। तो यहां पर वही चीज कह रहा है बच्चों कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर इस विलायक के क्वथनांक में बबुआ जो भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो वृद्धि हो जाएगी, उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और इसको डेल्टा टीबी से दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाते हैं भैया? डेल्टा टीबी से। तो चलिए यहां पे भाई लिखते हैं। अब जो संबंध है मोललता के साथ क्या संबंध है, तो भैया परिभाषा तो हमने देख ही लिया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल देने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, और हमने बताया ना कि इसको किससे दर्शाते हैं भैया? तो इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, ध्यान समझिएगा, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। अब इसका संबंध किस भाई मोललता के साथ क्या होता है?
तो होता है भैया इसका संबंध क्वथनांक में उन्नयन बराबर, क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है भैया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक और गुणे में मोललता, क्या चीज, मोललता, यही संबंध होता है। क्वथनांक में उन्नयन का भैया इसके साथ क्या संबंध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है बबुआ, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे हो जाता है मोललता। अगर इसी को थोड़ा सही से लिखें तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, बराबर भैया मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है केबी और गुणे मोललता को यहां एम डैश से हम दर्शा लेते हैं। अब भैया मोललता बराबर क्या होता है, भाई मोललता बराबर भार बटे के, देखिए मोलों की संख्या और नीचे विलायक का भार गुणे 1000 होता है, या फिर मोललता बराबर क्या होता है भैया, भार बटे अणु भार और नीचे यहां विलायक का भार ग्राम में रहेगा और उसके बाद 1000, ठीक यही होता है। या इसी को मोललता बराबर हम ऐसे ही लिखते हैं ना, W बाई यहाँ M गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में रहेगा गुणे 1000, ठीक है, मतलब 1000 ये चीज होता है। तो भैया यहां पर हम वही चीज लिखेंगे बबुआ अब, तो यहां से अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर ये के बी रहेगा और मोललता के स्थान पर, मोललता के स्थान पर लिखेंगे भैया, एक मिनट इसको यहां पर जगह है ना, यही लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी बराबर ये के बी हो गया गुणे भाई मोललता के स्थान पे भार बटे अणु भार और ये नीचे विलायक का भार ये ग्राम में रहेगा बच्चों गुणे 1000, ठीक है। अब इसी को सही से लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, यही हो जाता है डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है भैया, देखिए अब 1000 वही चीज आगे लिख देते हैं थोड़ा सही से, गुणे ये केबी है बच्चों तो केबी लिख दिया भैया, और यहां पर बच्चों क्या है डब्लू है तो ये डब्लू हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, अब नीचे एम आ जाएगा तो एम और गुणे विलायक का भार ये कैपिटल डब्लू हो जाएगा ग्राम में रहेगा और गुणे सॉरी गुणे 1000 तो ऊपर ही लगा दिया है, तो ये हो जाएगा क्या चीज भैया, इसका मोललता के साथ संबंध। क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता के साथ संबंध, डायरेक्टली आप ऐसे भी, लेकिन भैया अगर इसमें विलय पूछ लेता कि विलय के अणुभार के साथ क्या संबंध है तो इसी को हम m के रूप में लिख देते, यानी इसको यहां कर देते, m ऊपर कर देते। अब सब का भैया जितने हैं सैंबल इनका जानना बेहद जरूरी है बच्चों, तो यहां पर भैया आपको बताना पड़ेगा कि डेल्टा टीबी क्या है बच्चों और केबी क्या है भैया, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, क्योंकि सब का मतलब जानना बेहद जरूरी। तो डेल्टा टीबी क्या है, तो ये भैया तो क्वथनांक में उन्नयन है, जो हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन कह लें या वृद्धि कह लें, ठीक है। केबी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। अब उसके बाद डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू विलेय का भार, विलेय क्या होता है, तो भैया जो कुछ घोला जाए या जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वही विलेय है, और एम क्या है, तो भैया ये विलेय का अणुभार है, क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार। अब उसके बाद कैपिटल डब्लू क्या है, तो भैया ये विलायक का भार, यानी विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे जल, विलायक का भार। तो ये हो जाता है भैया क्या, क्वथनांक में उन्नयन का मोललता के साथ संबंध। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमांक में अवनमन से क्या तात्पर्य है, और भैया कह रहा है कि इसका मोललता से क्या संबंध है। देखिए अभी क्या बताया, एक क्वथनांक में उन्नयन था, अब की बार है
हिमांक में अवनमन, और इसका भी कह रहा है कि मोललता से क्या संबंध है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि भैया हिमांक में अवनमन क्या है और इसका विलेय के अणुभार से क्या संबंध है, या बोल देगा कि भैया इसका जो सूत्र है विलेय के अणुभार के पदों में लिखिए। ठीक, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसमें भी वही सेम है भैया, परिभाषा सेम है, कोई बदलाव नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए वहां था क्वथनांक, यहां है हिमांक। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, और हिमांक का मतलब वह निश्चित तापमान जिस पर भैया कोई क्या हो, लिक्विड यानी तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाए, जैसे भाई पानी बर्फ बन जाए, तो उसका हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहां पर जैसे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, तो अब की बार परिभाषा सेम होगा, बस थोड़ा सा अंतर, जहां पर वहां वृद्धि बोला था वहां कमी, और जहां पर वहां क्वथनांक था वहां पर हिमांक हो जाएगा बस। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल देने पर हिमांक में जो कमी हो जाएगी वो कहलाएगी बबुआ हिमांक में अवनमन। तो यहां पे समझ गए, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। इससे भैया इसको किससे दर्शाते हैं, तो इससे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं, टीएफ से दर्शाते हैं, ठीक है, डेल्टा टीएफ से। तो यहां पर ध्यान देना, टीएफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका भैया क्या हो जाएगा, मोललता के साथ क्या संबंध होगा, तो ये भी सेम उसी तरह का रहेगा भैया कि हिमांक में अवनमन बराबर हिमांक में अवनमन बराबर होता है भैया कि मोलल, अब की बार अवनमन स्थिरांक होगा, उन्नयन नहीं, मोलल अवनमन, क्योंकि अवनमन का मतलब कमी है, अब की बार मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, मोललता। तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसका मोललता के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है, मोललता के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको लिखते हैं, हिमांक में अवनमन को लिखते हैं भैया, यहां पर लिखते हैं डेल्टा टी एफ से बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ से लिख देते हैं, और यहां पे भैया मोललता तो एम डैश से लिखते हैं। अब इसको सही से लिखेंगे बच्चों तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये के एफ रहेगा गुणे मोललता बराबर फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, भार बटे अणुभार, नीचे विलायक का भार, ये ग्राम में ही होता है भैया, और गुणे 1000, ठीक है, ये हो जाता है। या इसी को फिर से हम सही से लिखेंगे तो अब की बार ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ, वहां डेल्टा टी भी था, टी एफ बराबर भैया 1000 आगे रख लेते हैं, गुणे जब के भी वहां था तो यहां के एफ हो जाएगा, और गुणे ये विलेय का भार रहा भैया, और नीचे क्या हो जाएगा अणुभार गुणे विलायक का भार, ये भैया ग्राम में रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर, ठीक, या इसी को विलेय के अणुभार के पदों में कहता तो भैया m बराबर लिख लेते, इसको नीचे लाते, बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं है बच्चों। यहां पे भैया सबका मतलब लिख लेते हैं, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा सॉरी, उसके बाद हो गया के एफ क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, विलायक का भार। ये तो भैया नीचे के जो है तो आपके सेम ही हैं, ठीक, सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है, ठीक, याद रखना। देखिए ये डेल्टा जो टी एफ क्या है, तो ये है हिमांक में अवनमन, क्या है भैया, हिमांक में कमी लिख सकते हैं या फिर अवनमन लिख सकते हैं, अवनमन। के एफ क्या है, तो ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है, और बाकी भैया नीचे जो W है, स्मॉल W है, याद रखना ये स्मॉल W है बच्चों, ये स्मॉल W है भैया, स्मॉल W है, और उसके बाद ये स्मॉल m है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये विलेय का भार, विलेय का भार, इसमें कोई नया नहीं है, पहले भी देखा है,
ये m क्या है, तो ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है, ठीक। और ये नीचे क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया हिमांक में अवनमन से मोललता का संबंध, ठीक है। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लेना। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बबुआ कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा कह रहा है इससे संबंधित सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, या मोस्ट क्या, हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। कभी कभार ये 4 नंबर में पूछता है, ठीक है, और 3 नंबर में भी पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा नियम है, ठीक, कि भैया राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में जो कमी होती है अपेक्षिक, वो क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये होता है क्या, कोलराउस का, सॉरी, राउल्ट का नियम, ठीक, राउल्ट का नियम हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अब भैया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट होता है, ठीक। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये कह रहा है कि भैया किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये बराबर किसके होता है, मोल प्रभाज के, किसके, मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं, तो यहां पे x काई से दर्शाते हैं, तो काई लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे काई लिख देते हैं, ठीक। अब इसको भी अगर हम सही से लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, ये भाई मोल प्रभाज होता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी भाई घटक विलयन में एक घटक n है, दूसरा कैपिटल N है, यानी एक विलेय है एक विलायक है। तो कह रहा है विलेय के मोल प्रभाज के ये बराबर होता है। तो विलेय का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो मोल प्रभाज क्या कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा नीचे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया यहां पर यही चीज हो जाएगा n अपान ये n प्लस ये हो जाएगा कैपिटल N, ठीक। अब यहां पर बोल रहा है कि भैया हमको निकालना किसके लिए है, तनु विलयन के लिए। किसके लिए भैया, तनु विलयन के लिए। तो अब लिखेंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए अगर ध्यान दें तो ऐसे केसेस में तनु विलयन के लिए हो क्या जाएगा बच्चों, तो याद रखना यहां पर हो जाएगा कि विलेय का जो भाई यहां पे जो विलायक होता है उसकी मात्रा विलेय की तुलना में क्या हो, बहुत अधिक हो, ठीक। इफ क्या हो जाए, ये कैपिटल N इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल n, तो ऐसे केसेस में n का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बनेगा क्या भैया, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और यहां पे बराबर, अब केवल और केवल भैया n अपान कैपिटल N बच गया। क्यों, क्योंकि यहां पर जो बचेगा, यहां पे ध्यान देना, ये n प्लस n बराबर केवल फिर कैपिटल N बच जाएगा, क्योंकि n का मान तो एकदम हम 0 मान लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर अब ध्यान देना, चूंकि अब लिखेंगे स्मॉल n बराबर ये भार बटे अणुभार होता है, मोलों की संख्या। इसी तरह से अगर कैपिटल N वाले की बात कर ले तो भैया कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा, ठीक, ये चीज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अब हम लिखेंगे बच्चों, ये क्या लिखेंगे भैया, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये बराबर का हो जाएगा भैया, इसके स्थान पे ये भार बटे अणुभार हुआ, और ये आपका बटा करके ये कैपिटल W अपान कैपिटल M हो गया। अगर इसको सही से लिखें तो ये लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, ये हो जाएगा क्या, W बाई M, और ये गुणे करके भैया ये ऊपर चला जाएगा,
m अपान ये w, यही क्या हो जाएगा भैया, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो मेन फार्मूला आपका ये होता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आपके अच्छे अच्छे बनते हैं और सबका मतलब भी अगर जानना चाहे भैया तो यहां पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये P नॉट है इसका क्या मतलब है, PS क्या है इसका क्या मतलब है, यही जानना। देखिए ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। S है ना, S का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और बाकी सब तो पता ही है। ठीक है, बाकी भैया ये स्मॉल, ये क्या कहते हैं, एक मिनट, ये स्मॉल W क्या है, बाकी सब तो आपको पता ही है ना कि स्मॉल ये W क्या है, क्या लिख रहे हैं, एक मिनट, देखिए बाकी में भैया ये स्मॉल W क्या है, स्मॉल m क्या है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। ये है भैया विलेय का भार, क्या है बच्चों, विलेय का भार है। और ये क्या है, विलेय का अणुभार, अणुभार। और जो कैपिटल W है वो क्या है भैया, विलायक का भार है, और कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार है। तो इसको भी समझ लेना, क्योंकि भैया इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, वो भी 3 नंबर वाले और कभी कभार 4 नंबर में। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही होता है क्या चीज कि भैया राउल्ट का नियम, ठीक, तनु विलयन के लिए। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है भैया परासरण दाब क्या है। परासरण दाब क्या है, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान भाई कह रहा ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। और ये बात कर ले भैया, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था। ठीक, 24 में आया। वैसे हर एक टॉपिक आता है, हमने पहले भी बताया, लेकिन ये हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन ही यही पूछा था कि परासरण दाब क्या है। तो इसको तो हमने कई बार बताया, वन शॉट में भी समझाया है, बट यहां पर हमको 3 नंबर वाले क्वेश्चन से मतलब है। पिछला हमने क्या देखा उससे नहीं मतलब। परासरण दाब क्या है, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। देखिए परासरण दाब, अभी परासरण की घटना को हमने समझा था। जैसे भैया यहां पे क्या है, मान लेते हैं कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यहां पे एक कम सांद्रता वाला विलयन है और एक अधिक सांद्रता वाला। और ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इसी को चर्म पात्र झिल्ली बोलते हैं। तो भाई इसमें होता क्या है कि जब क्या है विलेय, मतलब जो विलायक के अणु होते हैं, जैसे जल के अणु हो गया, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, तो इस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं भैया, परासरण। बट परासरण दाब हमको पढ़ना है। तो भैया ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य दाब, बाहरी भाई दाब लगाएंगे हम, कि अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण घटना को ही रोक दे, मतलब परासरण प्रक्रिया जो हो रही है उसको रोक दे। कहने का मतलब इधर से अणु उधर ना जाए। तो ये जो दाब लगा जाएगा भाई, बाहर से जो दाब हम लगाएंगे उस दाब को ही बोलते हैं क्या, परासरण दाब। तो भैया हम परिभाषा लिख लेंगे बबुआ, पहले यहां पे परिभाषा लिखा है नहीं तो पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे भैया कि अर्ध पारगम्य झिल्ली पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली पर, झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी दाब या बाह्य दाब, बाहरी दाब जो
परासरण, जो परासरण की क्रिया को रोक दे उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। अब भाई m यानी अणुभार के पदों में हमको फार्मूला प्राप्त करना है, तो परासरण दाब का जो सूत्र होता है भैया वो होता है क्या चीज, पाई इंटू बी बराबर NRT होता है। आपका मेन फार्मूला यही है, याद रखना, ये आपका भैया मेन फार्मूला होता है पाई वी बराबर NRT। तो हमको कह रहा है n के पदों में लाना है, मतलब किसके भैया, यहां पे देख रहे हैं ना कि विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी m के पदों में लाना है। तो ध्यान से समझिएगा, अब हमको मालूम है बच्चों, चूंकि n बराबर मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है, ये भाई हमको पता है। तो यहां से बच्चों ये चीज हो जाएगा, क्या चीज भैया, पाई वी बराबर n के स्थान पे हम W/m इंटू आर टी लिख देंगे, W/m इंटू आर टी लिख देंगे, इतना ठीक है। या फिर भैया हमको लाना है m के पदों में, m यहां ले जाएंगे, अगर m यहां ले जाएंगे तो m बराबर ये चीज पूरा नीचे आ जाएगा, यानी W/ नीचे क्या आ जाएगा, पाई इंटू ये v और आर टी, यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक, यही फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, m यानी अणुभार, विलेय के अणुभार कह लें या फिर मोलर द्रव्यमान का। ठीक है, अब यहां पे सब चीज का मतलब जानना बेहद जरूरी है। तो भैया यहां पे W क्या है, ठीक, m क्या है, पाई क्या है, इधर उसके बाद भैया v क्या है, r क्या है, t क्या है, सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है। ये तो भैया स्मॉल w विलेय का भार है, क्योंकि बच्चों यहां पर भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक, तो विलेय का भार ये हो गया, तो सबका मतलब जाना, पता चले आपको न्यूमेरिकल में पता ही नहीं कौन सा वैल्यू किसका है तो क्या लगाओगे, कुछ नहीं हो सकता। m क्या है, तो भाई विलेय का अणुभार, जो चीज घोला जाएगा उसका अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार। पाई क्या है, तो परासरण दाब है, परासरण दाब। v क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक, r क्या है, गैस नियतांक है। उसके बाद t क्या है, परम ताप है, परम ताप है। ठीक, तो सबका मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, सैंपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई अगर हमको नहीं पता रहेगा तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये है रहा भैया परासरण दाब, और परासरण दाब से संबंधित क्या है, विलेय के अणुभार के बराबर फार्मूला। बाकी परासरण दाब समीकरण है तो ये है आपका, उसके बाद बच्चों बाकी इसके अणुभार के पदों में कहेगा तो ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख आपको करना है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक, देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं बबुआ, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, फिर इसके भाई कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझ। जैसे ये कोई सेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक, भाई इलेक्ट्रोड यानी जो धातु की क्षण जो भी सेल में डुबोई जाती है धातु की क्षण, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसमें अगर भाई जिस पर प्लस चार्ज हो तो वो एनोड है, जिस पे माइनस चार्ज होता है तो वो कैथोड है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोड।
तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा मतलब इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या है? जब किसी धातु की क्षण को, जैसे जिंक धातु की मान लेते हैं क्षण है और यहां पर एक सॉल्यूशन भरा है और यह सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में, धातु की क्षण क्या है? जिंक धातु की। अब उसके बाद विलयन किसका है? तो जिंक सल्फेट का है, तो इसी के लवण का विलयन है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, तो इस धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाएगा, जिसको क्या नाम दे दिया गया है? इलेक्ट्रोड विभव। इसको ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा भैया इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? बट उससे पहले परिभाषा आप देखते हैं कैसे लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है, तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है या स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और सबसे जरूरी इसमें इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक है। तो कौन कौन से कारक हैं भैया? पहला है चालक की प्रकृति, मतलब चालक जितना अच्छा होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही बड़ा होगा। ठीक, तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु आयन की सांद्रता, तो भैया यहां पे धातु आयन या फिर हम कह लें कि जो विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यहां पर धातु की आयन की सांद्रता पर भी यह निर्भर करेगा। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव, तो ताप पर भी प्रभाव करेगा। ठीक, ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ेगा घटेगा। तो ध्यान देना, चालक की प्रकृति पर, धातु आयन की सांद्रता पर और ताप पर, इन पर क्या हो, ये फैक्टर क्या हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या? अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव भी देख लिया, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच का संबंध आपको बताना है, जिसको नेर्नस्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाहे नेर्नस्ट समीकरण पूछ ले बबुआ या फिर पूछ ले इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है, तब भी आपका सेम ही आंसर होगा, याद रखना। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? अभी जो कुछ हमने समझा, अभी भैया जो भी हमने समझा, जैसे भी बताया कि जैसे मान लेते हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, इसमें क्या है, एक सेल में धातु की क्षण डूबी है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन है। ठीक, जैसे सॉल्यूशन अभी हमने बताया ना किसका, जैसे यहां पे ZnSO4 और ये जिंक धातु की क्षण है, ये बता दिया। तो अब की बार यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी। मानक का मतलब ही होता है कि स्टैंडर्ड। ठीक, मानक यहां से अब की बार कुछ ना कुछ इस पे क्या है, रूल लागू होगा। अब की बार रूल लागू ये होगा, यहां से ये होगा भैया कि 25 अंश सेल्सियस तापमान चलेगा। ठीक है, 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल दाब। अब की बार क्या होगा कि परिभाषा में भैया इतना ऐड कर देना है कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले, अब की बार भैया यहां पर क्या है, एक मोलर सांद्रता है या एक मोल कह लें। ठीक है, यहां से आपके कंडीशंस ये है कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया जाए, तब जो इस क्षण तथा धातु मतलब इस क्षण तथा विलयन के बीच अब जो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा बबुआ, उसी को कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव।
क्या बताया, एकदम आसान, रटना नहीं है, रट नहीं सकते हो, और वैसे भी रट कर कितना भाई कितना दिन रट सकते हो, नहीं, समझना है। अब की बार हमने बताया कि कुछ कंडीशंस यानी कुछ परिस्थितियां लागू होती हैं यहां पर कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया जाए तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां से अब परिभाषा लिख सकते हैं ना बबुआ कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा बबुआ उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ में, ये हो जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए अब हम संबंध देखते हैं। तो भैया इसको हमको रफ करना पड़ेगा, इसको तो हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो भैया संबंध हम लिखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभव में संबंध, में संबंध। अब संबंध क्या हो जाता है, तो नैनस्ट समीकरण आपने पढ़ा होगा तो भैया याद होगा, होता है ई सेल बराबर सेल का विद्युत वाहक बल यानी सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है ई नॉट सेल यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का होता है भैया 2.303 RT अपान NF, ठीक। और उसके बाद यहां पे होता है भैया लॉग बेस 10 यहाँ 1 बाई यहाँ पे MN, ठीक है, यानी धातु आयन की सांद्रता हो जाती है। 1 मिनट, यहां होता है 1 बाई ये M पे N प्लस, ये हो जाता है, ये हो जाता है क्या चीज, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के बीच का संबंध, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब इसी को एक और तरीके से लिखते हैं, यहां पर भाई लिख देते हैं 0.591 अपान यहाँ पे n लिख देते हैं, बाकी सेम रहता है। कब, जब r का मान रखते हैं, r का मान जैसे 8 दशमलव यहाँ पे 1 2 3 होता है उसका, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं केल्विन प्रति मोल के रूप में, तो और t का मान 25 अंश सेल्सियस यानी इसको 298 केल्विन रख देंगे, f का मान कितना फैराडे नियतांक 96,500 रख देंगे, सब कुछ मान रख देते हैं, तब ये बनता है। तो यहाँ पे इस सैंबल में सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है। तो भैया यहाँ पर सबका मतलब जानना जरूरी है। ई सेल क्या है या ई नॉट क्या है, सेल वगैरह ना लिखें, केवल ई और ई नॉट ऐसे। बाकी आर क्या है, ठीक, टी भी है, उसके बाद यहाँ एन भी है और एफ भी है, ठीक। इसके अलावा यहाँ एम एन एक चीज और बचा है, तो यहाँ पर एम पे प्लस एन है, ठीक। ये भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है बबुआ। चलिए तो भैया ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है, तो भैया यहां पे है ना बता, गैस स्थिरांक है, नियतांक है, कुछ भी बोल लें बबुआ। और टी क्या है, तो भैया परम ताप है, परम ताप, ठीक। एन क्या है, तो यहां नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। एफ क्या है, तो भैया ये है फैराडे नियतांक है, नियतांक 98,500 कूलाम होता है मान। एम एन ए है क्या, धातु आयन की सांद्रता है, धातु आयन की सांद्रता है, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच का संबंध। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ना पूछेगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा, नेर्नस्ट समीकरण क्या है, उपयुक्त प्रतीकों के अर्थ के साथ लिखिए।
ठीक है, तो आपको अर्थों के साथ मतलब ये सबका भाई इनका मतलब क्या होता है ये बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है ना ये तो और भी ज्यादा दमदार है। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। कभी कभार मात्रक भी पूछ लेता है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके एग्जाम के नजरिए से बबुआ बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, याद रखना, और बड़ा ही प्यारा सा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या है, सॉरी मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, या फिर कह लें वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। क्या बताया कि जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की जो सांद्रता है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर ध्यान देना, तो परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसका वेग या फिर दर कह लें अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर या सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अथवा में सुन लीजिएगा हमने जो बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जिसे कोई मान लेते हैं अभिक्रिया, इसके लिए अब हमको वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। जैसे कोई अभिक्रिया ले लेते हैं भैया, कोई एक अभिक्रिया है ए से बी प्लस सी उत्पाद बन रहा है। ठीक है, ए से बी प्लस सी उत्पाद बन रहा है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लिखेंगे भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, कह रहा कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर का मतलब होता है dx अपान dt, जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है भैया वो कह रहा है अभिकारक की सांद्रता क्या है बबुआ, a है, इसके शून्य घात के समानुपाती हो जाए। ठीक, ये चीज तो यहां पर अगर हम देखें किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो जाती है तो उसका मान कितना होता है। चलिए आगे देखेंगे, तो पहले dx अपान dt ये अभिक्रिया की दर है, इसको बराबर लिखेंगे तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा और ये सांद्रता की घात एक ही 0 ही रहेगा। बट एक चीज ध्यान देना भैया, किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी हो तो लिखेंगे चूंकि भैया a की घात ये 0 है, इसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या में जैसे 2 की घात 0 है मान 1, 3 की घात 0 है मान भैया 1 ही होगा, x की घात 0 है मान 1 ही होगा। तो याद रखना बच्चों इस बात को। ठीक है, अब यहां से भैया इसको हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से सब, यहां पे अब इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर का बबुआ यहां पे केवल और केवल k इंटू 1 बच गया। ठीक है, या इसको सही से लिख देंगे तो dx अपान dt बराबर क्या, केवल k। या फिर भैया अगर हम देखें, अब इसको अगर हम देख लें तो यहां पर क्या हो जाएगा d, अब इसको इधर भगा देते हैं, dx बराबर k इंटू डी टी, के इंटू ये dt हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। तो अब यहां से हम लिखेंगे भैया, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब समाकलन करेंगे तो समाकलन dx बराबर के बाहर हो जाएगा 1 इंटू dt हो जाएगा। अब समाकलन में ध्यान देना एक फार्मूला होता है और कितनी बार इसको बता चुके हैं, और भैया जितनी बार आएगा बताएंगे हमको, भाई हमारा काम क्या है, हमारा काम ही यही है। तो जैसे कोई चीज हो, जैसे dx हो तो 1, ठीक है,
यानी किसके, सॉरी मतलब किसके सापेक्ष हो रहा है, जैसे dx है इसके सापेक्ष x, जैसे dt है तो t, जैसे समाकलन भैया dr है तो r, तो मतलब जिसके सापेक्ष होगा भैया वो वैल्यू हो जाता है, याद रखना। ठीक, तो यहां से भैया ध्यान से समझिएगा, अब जब समाकलन कर देंगे dx का x हो जाएगा बराबर ये k रहेगा आपका, और t के सापेक्ष है इंटू टी, और प्लस का c हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये एक अचर पद, मतलब समाकलन नियतांक इसको बोलते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, समाकलन एक यही, मतलब समीकरण एक यहां मानते हैं, इसको नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, यहां से भैया मानने से कोई मतलब नहीं है, इसको ना माने, यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, यहां से कोई काम होने वाला नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 यहां मान लेते हैं। अब इसमें भैया एक चीज ध्यान देना, यदि हम मान लें कि यदि जो क्या है समय t हो, t बराबर 0 पर, जो विकारक की मान लेते हैं कि भैया जो सांद्रता है वो भी 0 कर दें, तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, इसके स्थान पे 0 हो जाएगा बराबर t का मान भी, अगर t का मान 0 रख देंगे तब ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस का c, कहने का मतलब c बराबर केवल 0 आया, c बराबर केवल 0। तो अब यही c का मान उसमें रख देते हैं, तो लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब रख देंगे बबुआ क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर k इंटू टी हो जाएगा, और प्लस का ये 0, c का मान 0 है, तो x बराबर क्या बच गया, k इंटू टी। या फिर भैया हमको चाहिए वेग स्थिरांक k का मान, k बराबर x अपान टी, k बराबर x अपान टी, और यही क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा, k बराबर x अपान टी, यही क्या हो जाता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक। k क्या है, वेग स्थिरांक है, x क्या है, ये सांद्रता है, ठीक, t क्या है, समय है। अब जैसे कभी कभार बच्चों मात्रक भी पूछ लेता है बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो चलिए मात्रक भी यहां पे हम निकालना बता देते हैं। देखिए मात्रक क्या होता है भाई, ये क्या है, हमने बताया ना सांद्रता है, तो सांद्रता का ये मात्रक जो होता है हमेशा x का हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाता है, और नीचे क्या है समय का मात्रक, तो सेकंड ही होता है। तो भैया मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसी को ऐसे लिखा रहता है, आपने कहीं कहीं देखा होगा भैया, इसको ऐसे लिख देगा कि मोल, ठीक, फिर उसके बाद लीटर इनवर्स 1, फिर उसके बाद सेकंड इनवर्स 1, तो भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। फार्मूला क्या होता है, k बराबर x अपान टी। तो बड़ा ही सिंपल सा है बबुआ, इसमें बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। चलिए रसगुल्लों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला है बबुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का भैया क्या करना है, व्यंजक। देखिए शून्य कोटि की भी किसी सेट में जैसे प्रथम कोटि की पूछ लिया तो किसी में शून्य का पूछेगा, तो ये टॉपिक भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ठीक, चलिए तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या बताया था, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो या अनुक्रमानुपाती हो। अब की बार वही क्या हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, यानी अभिक्रिया की जो दर हो अभिकारक की सांद्रता के, जैसे अभिकारक कोई ए है इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो तो प्रथम, दूसरी भाई द्वितीय घात के हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीसरी घात के समानुपाती हो तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, सब ऐसे बन जाएगा। तो परिभाषा तो समझ में आ गया भैया।
है ना, परिभाषा इजली समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो एक अभिक्रिया ले लेते हैं, ठीक, जैसे कोई अभिक्रिया ए है, ए से अब की बार हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट, यहां पे कोई प्रोडक्ट पी तैयार हो रहा है, ए से पी कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, मान लेते हैं कि किसी समय जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक, एक मिनट थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा। जिससे कोई अभिक्रिया भैया ए से यहाँ पे हमने प्रोडक्ट यानी उत्पाद पी बन रहा है, तो मान लेते हैं कि किसी क्षण अब जो सांद्रता है, प्रारंभिक जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं किसी क्षण क्या है, इसकी ए है, और उत्पाद 0 बन रहा है। अब फिर उसके बाद मान लेते हैं कि भैया टी समय के बाद, तो लिखेंगे टी समय बाद सांद्रता, तो टी समय के बाद सांद्रता हम मान लेते हैं कि सांद्रता कितनी रह जाती है, शेष a माइनस एक्स रह जाती है, उत्पाद x बन जाता है। तो अब यहां पर लगाएंगे कौन सा भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहता है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही कहता है ना भैया कि जिसमें अभिक्रिया की दर यानी dx/dt अभिकारक यानी A की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, वही क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भैया देखिएगा यहां से, अब टी समय के बाद अगर जरा देखें तो इसको जैसे हटाएंगे तो यहां पे थोड़ा एक लाइन और एडजस्ट कर देते हैं, dx/dt बराबर, इसको हटाएंगे k आ जाएगा स्थिरांक, और यहां पे ये 1 की घात 1 ही रहेगा। तो भैया टी समय के बाद जो सांद्रता है कितनी है, वो a माइनस एक्स, तो a के स्थान पे a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बच्चों dx/dt बराबर ये हो जाएगा k और कोष्टक में a माइनस एक्स, क्योंकि टी समय के बाद सांद्रता यही तो बची है, ठीक है, टी समय के बाद ही तो हमको निकालना है विघटन। तो इसको अगर हम थोड़ा सही से इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा dx/, भैया इसको लाएं तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये चला जाएगा k इंटू ये t उधर है dt हो जाएगा। अब इसका भी हम कर देते हैं समाकलन, तो समाकलन कर देते हैं बउआ, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देंगे भैया क्या हो जाएगा, अगर हम समाकलन इसका कर देते हैं तो समाकलन इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, इसको सही से dx ये लगा दिया, बराबर ये हो गया समाकलन k इंटू dt, इतना हो गया, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं अभी। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, एक फार्मूला होता है भाई, k को बाहर निकाल लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं 1/, ये a माइनस एक्स है, तो समाकलन भी है dx बराबर k बाहर निकाल लीजिए, समाकलन 1 इंटू dt। एक फार्मूला होता है समाकलन 1/a माइनस एक्स बराबर होता है भैया माइनस का log e a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर वही फार्मूला अप्लाई होगा, तो समाकलन 1/a माइनस एक्स तो होता है भैया log बेस e a माइनस एक्स, माइनस का आगे होता है माइनस log बेस e a माइनस एक्स, ठीक, और ये बराबर का भैया ये k तो रहेगा, t के सापेक्ष है तो भैया यहां पर t ही हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे भैया हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहां पर वही चीज फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यदि कि मान लेते हैं कि समय 0 लगे और सांद्रता 0 हो, t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो ऐसे केसेस में ये हो जाएगा माइनस का log बेस e, भैया a के स्थान पे, अब देखिए यहां पे x के स्थान पे 0 हो जाएगा तो केवल और केवल a बच गया, बराबर इधर t 0 रखेंगे तो भाई ये 0 हो गया, केवल और केवल c बच गया, तो c का जो मान है माइनस log बेस e a बच गया, तो यही मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि c का मान समीकरण
एक में रखने पर एक में रख देते हैं भैया, एक में रख देते हैं बच्चों। अगर हम एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे समझिएगा, माइनस का ये लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इतना हुआ बराबर, ये भैया के इंटू टी है तो के इंटू टी हो गया, प्लस का सी है तो सी बराबर माइनस का ई है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का लॉग बेस ई ये हो गया, ठीक। या फिर के इंटू टी बराबर अगर लिखेंगे तो ध्यान से समझना बच्चों, ये चीज भैया इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा लॉग बेस ई ये ए और ये चीज रहेगा ही माइनस का लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन। एक भैया अगर आपने गणक पढ़ा होगा लॉगरिथम, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फार्मूला लॉग एम अपान एन होता है, तो यहां से ये हो जाएगा के इंटू टी बराबर, तो लॉग एम अपान एन, तो लॉग भैया बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक इतना। या फिर के बराबर करेंगे भैया, तो के बराबर अर करेंगे तो 1/t हो जाएगा ये लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स, तो ये लॉग बेस ई के फॉर्म में है। अगर लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग जो 10 का मान होता है वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपान का टी और ये लॉग बेस भैया आपकी बार 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक। थोड़ा इधर से लिख देते हैं, यानी अगर इसको हम लिखते हैं लॉग बेस 10 तो 2.303 अपान ये टी हो गया भैया, और लॉग बेस ये 10 हो जाएगा ए अपान ए माइनस एक्स। यही आपका क्या हो जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये वाला थोड़ा लेंदी है, मतलब हम डिफिकल्ट नहीं कह सकते, कठिन नहीं कह सकते, मतलब आसान है ये भी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कोई बदलाव नहीं है याद रखना। अब इसका अगर मात्रक निकालना चाहे भैया, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता, कट जाएगा, केवल 1/t है, तो 1/t का मतलब 1/ समय का मात्रक सेकंड, तो प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स 1 इसका मात्रक होता है, ठीक है। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड, उसमें जबकि क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड था। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, समय है, ए क्या है, तो भैया प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स क्या है बबुआ, तो टी समय के बाद सांद्रता है। सब कुछ यहां पर आपको दिख रहा है, तो है ना मजेदार टॉपिक। चलिए बबुआ इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है और इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखना है। क्या है, संक्रमण तत्व क्या होता है, इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखना है, ठीक। और अच्छे से समझाया है 1 शॉट में, बट हमने बताया ना कि 1 शॉट से मतलब नहीं, यहां पर है 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। संक्रमण तत्व या फिर इसी को भैया डी ब्लॉक के तत्व बोलेगा, क्या कहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के तत्व, तो भैया ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाए उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या भैया इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। जैसे एक पेरियोडिक टेबल होती है ना, इस तरह से पेरियोडिक टेबल होती है, तो भैया ये क्या हो जाता है आपका एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, और नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियां इस तरह से होती हैं भैया, और इन्हीं को कहते हैं एफ ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, किसे, डी ब्लॉक के तत्व को, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व समझ में आ गया कि जिसमें डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं वो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व के भैया हमको देखना है यहां पर विशेषताएं या विलक्षण। पहला है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं,
अब क्यों बनाते हैं, काहे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने समझा है वन शॉट में, लेकिन हाँ कारण वाले प्रश्न जब अलग से लाएंगे ना तो उसमें फिर से समझा देंगे। तो ये रंगीन आयन बनाते हैं, पहली विशेषता। दूसरा है बबुआ कि ये संकर यौगिक बनाते हैं, या संकर आयन में संकर आयन या संकर यौगिक बनाते हैं। देखा होगा कि जो उपसा संयोजन यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। जैसे देखा होगा कि K3FeCN6, तो भैया यहां पे Fe आ गया कि नहीं, तो इनका संकर यौगिक कह लें, इसी को संकुल यौगिक कहते हैं या इसी को उपसा संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इनका भैया उपयोग कहां पे होता है, संकर आयन बनाने में या संकर यौगिक बनाने में। अगला है कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, इनमें मैग्नेटिज्म का जो लक्षण पाया जाता है, गुण होता है, और इनमें उत्प्रेरक का भी गुण होता है। क्योंकि अगर देखें जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe और प्लस MO यानी आयरन और मोलिब्डेनम, इनके भैया इनका जो मिश्रण होता है वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं। अगला कि ये प्रायः चालक की प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनमें क्या है, चालकत्व का गुण पाया जाता है। ये ठीक विद्युत के चालक भी होते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है भैया संकर धातु, मतलब सॉरी संक्रमण तत्व, या फिर कह लें डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बोलेंगे बच्चों, कि आवेश के आधार पर लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो लिगेंड क्या है, तो भैया कोई नई चीज थोड़ी ना है बच्चों, हमने अलग से भी टॉपिक समझाया है और साथ में वन शॉट में भी अच्छे से समझाया है। लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे अणु, फिर या फिर कह लें हम आयन, ठीक है, या ऐसे धातु जिनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। जैसे अभी बताया ना K3Fe और CN6, तो भैया ये क्या है, लिगेंड होता है, और ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो हमने क्या बताया, ऐसे धातु या परमाणु या फिर आयन या अणु जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, वही कहलाएगा लिगेंड। तो ये वाला लिगेंड होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है भैया, लिगेंड होता है। तो यहां पर वही परिभाषा लिखेंगे, वह अणु अथवा आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन उसी कहते हैं। ठीक है, वह आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की या प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं लिगेंड। समझ में आ गया ना, कि वह अणु अथवा आयन या फिर कह लें धातु जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, वो लिगेंड कहलाएगा। अब लिगेंड आवेशों के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 लिगेंड होते हैं। पहला है धनात्मक लिगेंड या धनावेशित लिगेंड। कौन सा भैया, धनावेशित लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो उसे धनात्मक लिगेंड कहेंगे। वेरी सिंपल। जैसे यहां पे भैया फॉर एग्जांपल जैसे NH2 है, ये प्लस में, ठीक, और उसके बाद यहां पर भैया NH3 प्लस में, या फिर यहां पे भैया जैसे हम अगर ले लेते हैं, ठीक, जैसे ये चीज ही है, ये धनावेशित लिगेंड है। बहुत हैं, 2 एग्जाम्पल के स्वरूप 2 बहुत हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाते हैं, NH2 और NH3, जैसे ये प्लस में है तो ये धन आवेशित लिगेंड होते हैं, यानी इन पर धन आवेश होता है। ठीक है ना, NO2 भी लिख देंगे, तो ये धनावेशित लिगेंड कहलाएंगे। ठीक, तो समझ में आ गया कि ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश हो उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए बबुआ, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं ऋण आवेशित लिगेंड क्या होता है। ऋण आवेशित लिगेंड क्या है, तो भैया ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश हो उसे ऋणात्मक लिगेंड या ऋण आवेशित लिगेंड कहेंगे। इनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं। ठीक, तो जिन पर ऋण आवेश हो, लाइक दैट, जैसे भैया CN हो गया, ठीक है, Br हो गया,
आई हो गया, ये सबके सब जैसे Cl हो गया, ये सबके सब क्या हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। तो भैया जिन पर ऋण आवेश उपस्थित हो ऐसे लिगेंड को ऋण आवेशित लिगेंड या ऋणात्मक लिगेंड कहेंगे। ठीक, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट है उदासीन लिगेंड। तो भैया ऐसे लिगेंड अब की बार जिनमें कोई भी चार्ज ही ना हो और इनमें भी एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ऐसे लिगेंड मतलब उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे भैया H2O एक्वा हो गया, ठीक है, H2O हो गया, उसके बाद NH3 हो गया, ठीक, जैसे NO हो गया, CO हो गया, ये सबके सब कैसे लिगेंड हैं, तो ये ऋणावेशित लिगेंड हो जाएंगे। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज ना हो वो क्या है, ऋणात्मक या फिर ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए बच्चों एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले 1 मिलियन अपना यूट्यूब परिवार कर देना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।